हेलो माय लवली लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ अपनी विलन्स क्लेम्ड गर्लफ्रेंड की कहानी को। इस वक्त वानी कमरे में अकेले थी और जैसे ही आर्यन बात करके वापस लौटा था, इस वक्त वो उसकी के बेड पर लेट करके अपने ऊपर अच्छी तरह से ब्लैंकेट कवर करते हुए छुपी हुई थी। आर्यन आकर के धीरे से उसके ब्लैंकेट को खींचता तो है, लेकिन वानी जो कि बार बार अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करते हुए अच्छी तरह से कस ली थी उसी ब्लैंकेट के अंदर, ताकि आर्यन उसे ढूंढ ना पाए। उसे नहीं पता था कि बाहर आर्यन खड़ा है। उसे तो लगा था कि कहीं उसके मॉम डैड तो नहीं आ गए। आर्यन बार बार इसी तरह से ब्लैंकेट खींच रहा था और बार बार वो अपने आप को ज़बरदस्ती कवर कर रही थी। तभी आर्यन जा करके उसके ठीक बगल में लेटते हुए ब्लैंकेट को अपने ऊपर भी थोड़ा सा डाल लिया था और फिर उसके कमर पर अपने पूरे हक से हाथ रखते हुए कहता है, मेरे साथ सोना तो बता देती, मैं खामखा परेशान हो रहा था। इट्स ओके। जैसे ही आर्यन का हाथ इस तरह से वानी की कमर पर आया था, वो झटके से ब्लैंकेट को अपने ऊपर से हटाती है और फिर आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, बड़े बेशरम हो तुम तो। हटो, साथ में कैसे सो गए, पागल वागल हो क्या, हटो। और वो बार बार अपने पैरों को, अपने हाथ को छटपटा करके इधर उधर पटकते जा रही थी। आर्यन जो उसके हाथों को जोर से ग्रैब करते हुए कहता है, हाँ तो जब उठा रहा था तो उठ क्यों नहीं रही थी। हाँ, तुम्हें मन कर रहा है मेरे साथ सोने का। ये सुनते ही वानी जो अपना गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, ई छी, हटो। और वो पूरे ब्लैंकेट को अपने पैरों से मार मार करके नीचे गिराते हुए बेड से उठ गई थी और आर्यन की तरफ देखते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे और साथ ही मेरे इस घर से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और वो जैसे ही अभी गेट खोलती तभी आर्यन उसको बताते हुए कहता है, वैसे मॉम डैड हॉल में ही सो रहे हैं, शायद ज़्यादा गर्मी लग रही है इस वजह से, तो तुम अगर जाओगी तो उन्हें दिख जाएगा। जैसे ही वानी ने यह सुना था, वो दरवाजे को दोबारा से बंद करते हुए कहती है, व्हाट द हेक, रूम में क्यों नहीं सो रहे। पापा भी ना इतने कंजूस है, पक्का इसी का बिल बचा रहे होंगे। और फिर वो पीछे मुड़कर आर्यन से सोल्यूशन पूछते हुए कहती है, अब क्या करूं। आर्यन बेड पर इशारा करते हुए कहता है, आओ सोते हैं। वहीं वानी जो कि अपने फुटवेयर को निकाल करके अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं ना मुंह पे छाप दूंगी इसका प्रिंट। आर्यन जो हंसते हुए बेड के सिराने से टिकते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, निकलो यहाँ से। एक काम करो, तुम अभी के अभी निकलो। यह सुनते ही वानी अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहती है, ऐसे कैसे जाऊँ, पता चल जाएगा ना कि मैं तुम्हारे कमरे में थी। तो एक काम करो, उठो। आर्यन जो कि उसकी बात तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था, जिसे वानी खुद जा करके उसका हाथ खींच खींच करके उसे उठाती है और फिर उसके साथ कुछ डिस्कस करती है। अब आर्यन जो कि गैलरी क्रॉस कराने के लिए वानी के ठीक सामने था और वानी उसके पीछे छुपी हुई थी। कमरे से बाहर निकलते हुए वानी ने पीछे से उसके शर्ट को पकड़ रखा था और वहीं शर्ट को पकड़े हुए वो धीरे धीरे पूछती है, देखो जरा, जग तो नहीं रहे ना कोई। आर्यन जो कि उसके हाथ को बार बार अपने शर्ट से हटाना चाह रहा था, लेकिन वानी ऐसा नहीं करती, जिससे आर्यन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो तुम जल्दी, और मेरा शर्ट खींचना बंद करो। वो उसको उसके कमरे में छोड़ दिया था और जैसे ही अभी वो वापस अपने कमरे की तरफ जा पाता, तभी मोहन जी की नींद हल्की से खुल गई थी और वो उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा, कुछ चाहिए क्या आपको। उन्होंने जैसे ही चिल्ला कर पूछा था, आर्यन अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही वॉक कर रहा था। मिश्रिका जो कि पूरे स्वैग के साथ उसका स्वागत करते हुए कहती है, डरा दिया दी, वैसे प्लानिंग तो काफ़ी ज़बरदस्त थी आपकी, मानना पड़ेगा। वही नाराज़ होते हुए कहती है, तूने जानबूझ करके गलत टाइम पर लाइट ऑफ किया था ना, डायन कहीं की। और तू ये पायल की आवाज़ क्यों निकाल रही थी। तभी मिशिका जो अपने बेड पर ही खड़े होते हुए कहती है, ओह उससे आप डर गई क्या। अब मुझे लगा था कि भूत की गेटअप रही हो तो कम से कम थोड़ा म्यूज़िक तो बनता है ना। मैं तो बस गाना सुन रही थी, मुझे नहीं पता था कि मेरी दी इतनी डरपोक है। वानी उसके सर को जोर से पकड़ते हुए कहती है, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, तुझे पता है मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था डायन। मरते मरते बची हूँ मैं। अगर आर्यन ने 2 मिनट और लेट कर दी होती ना, मैं कसम से बता रही हूँ मेरी जान मुंह से बाहर निकलती। और फिर वो थक हार करके उसी हालत में ही बेड पर सो जाती है, बिना अपना मेकअप छुड़ाए हुए। आज वानी को जल्दी ही स्कूल पहुंचना था, क्योंकि फर्स्ट पीरियड से ही आज एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन शुरू होने वाली थी। वो बहुत लेट तक सोना पसंद करती थी और मिशिका ने भी आज उसके अलार्म को बंद कर दिया था। वो तो तैयार होकर के अब नीचे की तरफ आ चुकी थी और वहीं अपनी मम्मी के साथ थोड़े बहुत हाथ बटाना शुरू कर देती है, लेकिन वानी जो कि अभी भी आराम से फैल कर सो रही थी।
तभी नीचे से उसकी मम्मा की कई बार चिल्लाने की आवाज़ उसे सुनाई दी थी, जिसे परेशान होकर के वानी जो कि अपनी आंख मलते हुए उठ तो जाती है, लेकिन अभी भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही वो जा कर के अभी मुंह धुलते हुए अपने चेहरे को सामने शीशे में देखी थी, वो 3-4 कदम पीछे होते होते धड़ाम से नीचे की तरफ गिर जाती है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि ये तो वो खुद है, और धीरे से स्लैब को पकड़ते हुए खड़े होते हुए कहती है, "हाँ, हाँ, मैं क्या नमूनी हूँ यार, पागल हूँ एकदम। क्या हालत बना रखी है चेहरे की, अब ये छूटेगा कैसे?" फाइनली अब वानी तैयार होकर के नीचे की तरफ पहुंचे थे, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से वो तैयार हुए थे। होंठों पर लिप बाम, साथ ही उसके चेहरे पर हल्का हल्का ब्लश, ये सब देख करके उसकी मम्मा ने नोटिस कर लिया था, क्योंकि वानी की मम्मा उसके साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट रहा करती थी और हर छोटी से छोटी चीज़ों को नोटिस भी करती थी। वानी को इस तरह देख करके वो थोड़ा चौंकते हुए पूछते हैं, क्या बात है, आज तो बड़ी अलग लग रही हो। इस वक्त डाइनिंग चेयर पर ही कोई और भी वहाँ बैठा था, जिसकी वानी को ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। वहीं सुनीता जो कि उसकी तरफ ब्रेकफास्ट बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे यार बेटा, तुम भी तो कुछ खाओ ना, और इतना मेहनत करते हो, अभी देखा तुम एक्सरसाइज कर रहे थे। मिशिका भी अपने गले को क्लियर करते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आप तो वैसे, अब मैंने देखा आपको, थकते नहीं हैं आप। वानी की नज़र जो कि आयरन को लगातार घूर रही थी, और वह ज़ोर से टेबल पर मारते हुए कहती है कि क्या चल रहा। लेकिन तभी मोहन जी वहाँ पर आ गए थे और मेन चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, वानी, नाश्ता करिए और सुबह सुबह शांति बनाए रखिए। बच्चों की तरह क्या शोर करना शुरू कर देते हैं आप लोग। मिशिका जो कि अपने चेहरे को नाम हिलाती और धीरे धीरे अपनी उंगलियों से ही वानी की तरफ इशारा करते हुए अपने पापा को दिखा रही थी कि वो शोर नहीं कर रही, बल्कि ये लड़की कर रही है। अब वानी जो कि ठीक आयरन के सामने चुपचाप बैठ चुकी थी, और वहीं नाश्ते को फोक से बार बार कोचे जा रही थी, जैसे वो इस वक्त नाश्ते को नहीं बल्कि आयरन को हर्ट कर रही हो। लेकिन तभी उसे काम डाउन करने के लिए आर्यन ने खुराफात शुरू कर दिया था। उसके पैरों पर धीरे धीरे आर्यन जो कि अपना पैर सहलाते हुए उसे नॉर्मलाइज कर रहा था। लेकिन वानी जैसे ही नोटिस करती है कि उसके पैर पर कुछ है, वो जोर से चिल्ला उठी थी, और चिल्लाते हुए जल्दी से वो चेयर से खड़े होते हुए कहती है, चूहा है, नीचे चूहा है शायद। आर्यन जो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, ओह क्या होगा इस लड़की का। आजकल आर्यन को कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही उसके फ़ोन पर कॉल्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन आर्यन हर कॉल को मिस कर दे रहा था। और जैसे ही उसका फ़ोन दोबारा से रिंग होना शुरू होता है, वो फ़ोन को पॉकेट में डालते हुए कहता है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, निकलते हैं फिर, चलो। जैसे उसने वानी को इशारा किया था, वानी अपना कंधा उचकाते हुए पूछती है, कहाँ जाना है वैसे, और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? मैं अकेले जा सकती हूँ, समझे। उसने बहुत ही गुस्से में यह बोला था। तभी मोहन जी उसको समझाते हुए कहते हैं, ये गाड़ी से जा रहा है, इसके साथ चली जाओ, ज़्यादा बदमाशी मत करो। आर्यन, मिश्रिका और इसको दोनों को साथ में लेकर जाओ। आर्यन ने अपने चेहरे को हाँ मिला दिया था, और बहुत ही प्यार से वो आकर के मोहन जी और सुनीता जी के पैर भी छूता है, जिसे देख करके मोहन जी और सुनीता जी और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। लेकिन वहीं वानी जो कि इस तरह से अपने माँ पापा को किसी और के फेवर में जाता हुआ देख करके एकदम से जल भुन रही थी, और वो अपनी मम्मा को गले लगाते हुए कहती है, इस आदमी से बच कर रही है, इसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं है मम्मा। सुनीता जी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी, और वहीं उसके सर पर हल्का सा टैप करते हुए कहती हैं, ज़्यादा ही सोचते हो, चलो अब जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। थोड़ी ही देर में वो लोग स्कूल के बाहर आकर के रुक चुके थे, और जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला होता है, वानी जो कि आर्यन के हाथ पर मारते हुए कहती है, रुको, गाड़ी रुको, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, वरना सारे लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। और किसी को भी ये बात अगर पता चली ना कि मैं तुम्हारे तुम मेरे घर पर रहते हो, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, समझे। ये बोलकर जैसे ही वानी अभी कार का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, लेकिन तभी आर्यन ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया था, जिससे वानी जो कि अब गिरते गिरते बची थी। और वहीं आर्यन ने उसके हाथ को पकड़ करके उसे अंदर खींच लिया था, और दरवाजे को भी वो ज़ोर से बंद कर देता है। अब फाइनली गाड़ी आकर के मेन पार्किंग लॉट में ही रुकी थी, जहाँ पर सबकी गाड़ियाँ रहती थी। जैसे ही वहाँ से यानी कि आर्यन की गाड़ी से उतरते हुए वानी और मिशिका को सबने देखा था, सब बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। इस वक्त सारे बच्चे जो कि असेंबली में खड़े होने जा रहे थे, दीक्षा और वो उसके पूरे ग्रुप जो कि एक साथ बाहर की तरफ निकल रही थी। और जैसे ही वानी को इस वक्त सबने कार से उतरता हुआ देखा था, दीक्षा नेहा का हाथ जोर से पकड़ते हुए पूछती है, अरे तोरी, ये का है जी, कहीं दोनों का चक्कर तो नहीं शुरू हो गया ना। ये देखो यार, हमको पसंद कर रहा था ना, तो फिर ये वानी का साथ, तुमको पता होगा ना नेहा, बताना जरा हमको।
नेहा जब अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, यार तू क्या यार पहलवान, हट मेरा हाथ छोड़, मोटी कहीं की। और मुझे क्या पता, वानी से पूछो ना। वानी इधर आओ। वानी को जैसे ही नेहा ने बुलाया था, वानी भी भागने तो वाली होती है, लेकिन तभी आर्यन ने सबके सामने ही उसकी कलाई को थाम लिया था और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड गाड़ी में गिर गया था। और ये बोल करके आर्यन ने खुद ही उसको आइडेंटिटी कार्ड अपने हाथ से पहनाया था और इस चीज़ को सब नोटिस कर रहे थे। वानी बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाना शुरू कर दी थी और साथ ही उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके नर्वसनेस को देखकर आर्यन को न जाने क्या मज़ा मिल रहा था और हंसते हुए कहता है, मंगलसूत्र नहीं पहना रहा हूँ, सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड पहना रहा हूँ, ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन तो अपना काम करके क्लास की तरफ निकल जाता है। वहीं वानी को सब के सब घूर रहे थे, जिससे वो परेशान होते हुए अगल बगल देखते हुए कहती है, क्या है, अपना लाइन लगाओ ना। घूरे जा रहे हैं। वो जल्दी से अपनी क्लास की तरफ भाग गई थी और क्लास में बेंच पर अपने बैग को रखते हुए आर्यन से कहती है, सुनो, तुम ना मुझसे थोड़ा दूर रहो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, सारे बच्चे किस तरह से मुझे देख रहे थे और तुम समझते क्यों नहीं, यहाँ पर बात फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, सब शक करना शुरू कर देंगे। आर्यन जो कि आराम से पानी को सिप करते हुए बॉटल को अपने बेंच पर रखते हुए कहता है, तो वानी जो उसकी बातों को सुनकर हैरान होते हुए कहती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है एक बार ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई थी और अगर मेरे पापा को पता चला वो मेरी जान ले लेंगे, आई स्वेयर। ये सुनते ही आर्यन उसके सर पर धीरे से अपना हाथ रखते उसके मुंडी को दर दर घुमाते हुए कहता है, ज़्यादा मत सोचा करो, दिमाग छोटा सा है तो छोटों की तरह ही चलाया करो, और तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी। ये बोलकर वो बाहर की तरफ निकल गया था पूरे कॉन्फिडेंस तरीके से, लेकिन वानी को अजीब लग रहा था कि वो सबको कैसे फेस करेगी। वहीं अब फाइनली सारे बच्चे जो कि क्लास में आ चुके थे और जितने बच्चों का प्रोग्राम था वो सब के सब जल्दी जल्दी रिहर्स के लिए जा रहे थे, क्योंकि आज प्रिंसिपल सर के सामने परफॉर्मेंस शो जो करना था। सारे बच्चे तो रिहर्स के लिए जा रहे थे। वानी आर्यन से कहती है, चलो हमें डांस हॉल में चलना है। सारे बच्चे तो यहाँ से जा चुके थे, इवन जितने बच्चे प्रोग्राम में नहीं थे वो भी, क्योंकि अब क्लास में कोई भी नहीं रह रहा था, सबको डांस हॉल में जाकर के बच्चों का परफॉर्मेंस देखना था। सब एंटरटेनमेंट के लिए चले गए थे, लेकिन यहाँ पर आर्यन जो कि अपने मैथ्स को सॉल्व करने में लगा हुआ था। वानी जो कि उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, तुम मेरे पेयर हो, चलो, तुम्हारे बिना कैसे डांस करूँगी मैं। आर्यन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे कन्विंस करो, और वैसे भी मैं रिसेस के बाद ही जाऊँगा, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। वानी चिढ़ते हुए कहती है, क्या काम कर रहे हो तुम, मैथ्स ही तो सॉल्व कर रहे हो और ये तुम्हारा होमवर्क है। आर्यन जो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो, निकलो यहाँ से। जिस टोन में आर्यन ने उससे बात की थी वो जोर से उसका पेन छीनते हुए कहती है, तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते हो, फीमेल कैप्टन हूँ, सब मुझसे डरते हैं, तुम भी डरा करो, और सबसे पहली बात तो इज्जत क्या करो मेरी, समझे। आर्यन जब तक पेन को छीनते हुए कहता है, तुम्हारी भी इज्जत करूँगा तो लूटूंगा किसकी। और ये बोलकर उसने हंसते हुए आइविंग कर दिया था, जिसे वानी जो एकदम से अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, ओह काम डाउन वानी, कहीं मैं इसका खून न कर दूँ, तुम चलो ना, रोमा मैं मुझे बहुत डांटेंगी, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं इस टाइम कहीं नहीं जा रहा, तुम अकेले कर लो। यह सुनकर के वानी जो कि अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, अकेले कैसे करूँगी, अब ओ गॉड, तुम बहुत बड़े पागल हो। वो इस टाइम तो निकल गई थी। रिसेस के वक्त वो आकर के आर्यन से कहती है, अब रिसेस के बाद ना सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस हमारा ही सर देखने वाले, क्योंकि हम सीनियर है ना, इस वजह से उसके बाद से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लास का लॉस हो रहा है इस वजह से। सुनाई दे रहा है तुम्हें। आर्यन जो कि अपने एयरपोर्ट्स को निकालते हुए कहता है, कुछ कहा तुमने। वानी को वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहा था, जिससे वानी जो कि अपने बॉटल को अपने हाथ में उठाते हुए कहती है, अगर तुमने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आर्यन जो हंसते हुए खड़े होकर कहता है, क्या कर दोगी। और वैसे एक बात बताओ, तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, अब तुमसे चिपक नहीं रहा तो तुम खुद आकर के मेरे आगे पीछे लगी हुई हो, सुबह से देख रहा हूँ बस आर्यन आर्यन आर्यन, मेरे अलावा कोई और दिखता नहीं है क्या तुम्हें, या फिर किसी और में दिल नहीं लगता। यह सुनकर के वानी जो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, तुम ना अपनी हद में रहो, बढ़िया है, और मैं ना फंस चुकी हूँ तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ परफॉर्मेंस लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी लास्ट ईयर मेरे पापा ने मुझे एनुअल फंक्शन में 20 में निकाल दिया था, और अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारी वजह से मैं निकल जाऊंगी। देखो, तुम्हें जितने नाटक करने ना तुम बाद में कर लेना,
अगर तुम रिहर्स के सर को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मेरे साथ नहीं आए ना, देन यू जस्ट सी व्हाट आई डू विथ यू। अब रिसेस के बाद सारे बच्चे अपने अपने परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो रहे थे और सबसे पहला नाम गाने का राधा ना कैसे जले ही बोला जाता है, जिससे वानी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और परेशान होते हुए वो तो जाकर के स्टेज पर खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है जो होगा देखा जाएगा, मेरी थोड़ी ना गलती है, अब वो नहीं आया तो मैं क्या करूँ। अब सारे टीचर्स जो कि सामने की तरफ चेयर पर बैठे हुए थे और साथ ही प्रिंसिपल सर भी। तभी प्रिंसिपल सर जो कि सारे पेयर्स को तो देख लेते हैं, लेकिन वानी के साथ किसी को ना देख करके वो काफ़ी तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, वानी वेयर इज योर पेयर। जैसे ही वानी ने ये सुना था वो एकदम से चुप हो गई थी और सारे बच्चे जितने अभी आपस में खुसर फुसर कर रहे थे वो भी सब शांत हो गए थे, क्योंकि प्रिंसिपल सर से तो सब डरते थे। प्रिंसिपल के साथ अब कोऑर्डिनेटर भी खड़े हो गए थे। तभी काशिफ जो कहते हैं, सर मुझे लगता है कि आर्यन बहुत ही ज़्यादा केयरलेस है, हमें उसे किसी परफॉर्मेंस पर रखना ही नहीं चाहिए। क्या गारंटी है कि वो एनुअल फंक्शन के दिन आएगा ही? अगर वो एब्सेंट कर गया तो हम क्या करेंगे सर। तभी मिस्टर जेसी यादव जो कि पीछे मुड़ते हुए काशिफ को देखते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, आप समझाइए उसको, आप जाकर के बुलाइए उसे। ये सुनते ही काशिफ जो अपनी मुट्ठी एकदम से कस के भींच लिए थे, क्योंकि इस वक्त उन्हें ये थोड़ा अजीब सी इंसल्ट लगी थी, क्योंकि जिस बच्चे की वो बुराई कर रहे हैं प्रिंसिपल सर, उसी की जिम्मेदारी काशिफ खान को दिए जा रहे हैं। वो दोबारा से चिल्लाते हुए कहते हैं, हमने कहा अब जाइए बुला कर लाइए उसे। काशिफ जो अपना सर हल्का सा झुकाते हुए कहते हैं, यस सर, मैं जाता हूँ। जैसे ही काशिफ क्लास में पहुंचे थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा मौजूद था और इस वक्त वो बहुत ही मन तन धन लगा करके अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। काशिफ के आते उसके चेहरे पर हल्की से स्माइल आ गई थी। काशिफ इस चीज़ को नोटिस करते हुए आकर के टेबल से टिकते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए पर्सनल इन्विटेशन भेजा जाए, सारे बच्चे बाहर खड़े हैं, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है, चलो। आर्यन काशिफ को देखते हुए कहता है, वैसे आपको क्या मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया गया है? अच्छा ही है, थोड़ी देर रुकिए मैं चलता हूँ, बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। काशिफ जो तंग आते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वहाँ पर प्रिंसिपल सर, कोऑर्डिनेटर्स, वाइस प्रिंसिपल सब वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इधर दो। वो जैसे बुक को छीने थे, आर्यन जो कि हंसते हुए कहता है, अरे 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 इतना गुस्सा, वैसे ठीक है चल रहा हूँ, आप बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? और पुलिस वुलिस का आना जाना लगा हुआ है आपके घर पर? मतलब सुनने में आया था मेरे। जैसे काशिफ ने यह सुना था वो आर्यन की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तुम अभी छोटे बच्चे हो, समझे, मेरे सामने अपनी ज़्यादा अकड़ मत दिखाया करो, क्योंकि अगर मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ गया ना, आर्यन हंसते हुए कहता है, तो फिर आपका हाथ आपके शरीर पर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा संभल कर रहिए आप। और मैं सिर्फ दिखने में बच्चा हूँ, हरकतें नहीं है मेरी बच्चों वाली। चले बाहर चलते हैं और चेहरे पर स्माइल है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे तो पुलिस वालों को आप पर ज़्यादा शक होना शुरू हो जाएगा और जो केस काफ़ी लंबे तक सॉल्व होना होगा वो कल परसों तक ही निपट जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप अपने एक्सप्रेशन पर थोड़ा ध्यान रखें। दो बच्चे को गायब किया है आपने। ये सुनकर काशिफ जो कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी को गायब नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और क्या पुलिस वालों को तुमने मेरे घर पर कल भेजा था? ये सुनकर आर्यन हंसते हुए कहता है, मुझे क्या लेना देना, ना वैभव से मेरा कोई लेना देना था और ना ही निखिल से, कल आप अपना देखिए। नीचे तो आर्यन आ चुका था, लेकिन इस वक्त वानी जो कि स्टेज पर खड़े चुपचाप आर्यन को घूरे जा रही थी। अब फाइनली उन लोग का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है और सारे स्टेप से इस वक्त प्रिंसिपल सर थोड़े नाराज़ तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपने चेहरे पर स्माइल बरकरार रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें इस तरह लड़की लड़के का क्लोज आना पसंद नहीं था। उनका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव था। लेकिन आर्यन ने हल्का सा अपने चेहरे को नाम में हिला करके इशारा कर दिया था कि वो इस परफॉर्मेंस को बुरा नहीं बोल सकते, जिससे वो ज़बरदस्ती खड़े होकर के क्लैप करते हुए कहते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, नेक्स्ट। स्टेज से नीचे उतरते ही वानी अपने क्लास की तरफ भाग गई थी। बाकी के सारे बच्चे तो यहीं पर थे, लेकिन वानी को इस तरह क्लास में जाता देख करके आर्यन भी उसके पीछे पीछे आ गया था और वहीं उसको पानी देते हुए कहता है, थक गई होगी, पानी पी लो। जैसे आर्यन ने बेंच पर बैठ करके वानी की तरफ ये बोला था, वो जोर से उसकी बोतल को लेकर के फेंक करके नीचे मारते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से आज मुझे सबके सामने कितनी डांट पड़ी है। तुम यही चाहते हो ना, हर वक्त बस मुझे रुलाना, मुझे परेशान करना, इसी वजह से आए हो यहाँ पर। मैं शुरुआत से ही तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी,
कितना वेल बिहेव करती थी, और तुम हो कि बस मुझे रुलाना चाहते हो। वहीं ये सुनकर कि आर्यन उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहता है, तुम्हें किसने डांटा और इतनी किसकी हिम्मत हो गई? वानी उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, टॉन्ट मार रहे हो? तुम्हें क्या लगता है फीमेल कैप्टन हो तो क्या कोई मुझे डांट नहीं सकता? और वैसे भी प्रिंसिपल सर का तो पूरा हक बनता है, उनकी कोई गलती थोड़ी ना इसमें। आर्यन जो अपने दांत को पीसते हुए कहता है, प्रिंसिपल ने डांटा तुम्हें, वो भी सबके सामने? हिम्मत ज़्यादा बढ़ गई है उनकी। ये सुनकर वानी जो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ क्या? आर्यन अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं। तुम्हें पानी पीना तो पियो, वरना भाड़ में जाओ। और बॉटल आइंदा से फेंका ना तुम्हारे सर पर, ये बॉटल दे करके तुम्हारा सर फोड़ दूंगा मैं। एक तो वैसे ही वानी का मूड इतना ख़राब था, ऊपर से आर्यन ने भी उससे बहुत ही बदतमीज़ी से बात की थी, जिससे वो अपना हेड डाउन कर लेती है। लेकिन आर्यन को उससे इतना चुप चुप देखा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे अब सारे बच्चे क्लास में आने लगे थे, लेकिन आर्यन जो कि बार बार कभी उसकी चोटी को खींचता तो कभी उसके ऊपर, कभी चौक फेंक करके मारता तो कभी उसका नाम लेकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता, लेकिन वानी को कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो जैसे अभी उठी थी, आर्यन जो कि अपने हाथ में बहुत सारा चौक लेकर के उसकी तरफ फेंक कर मारते हुए कहता है, कोई सुन रहा है मेरी बात? वानी गुस्से में आर्यन को घूरते हुए कहती है, एक बात बताऊं तुम्हें मिस्टर आर्यन सिंघानिया। इस वक्त वो सारे बच्चों के साथ गॉसिप कर रहा था, यानी कि सारे बॉयज़ के साथ। वानी की बात सुनकर के सारे बच्चे शांत हो गए थे, ताकि वो सुन पाए कि वानी आगे कहने क्या वाली है। वो काफ़ी गुस्से में कहती है, कल का दिन तुम याद रखोगे, मेरी बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। आज का दिन भी पूरा हो गया था। वानी ने इस वक्त अपने हाथ में एक बड़ा सा पॉली बैग लिया हुआ था, जिसे देख करके आर्यन उससे गाड़ी के अंदर आते हुए पूछता है, क्या है ये, और इसे अपने गोद में क्यों रखी उतना संभाल कर, कुछ इंपॉर्टेंट है? लेकिन वानी आर्यन से बात नहीं कर रही थी, और वो उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और मिश्रिका से कहती है, मिश्रिका हमें लेट हो रहा है, भूख लगी है, मुझे जल्दी घर जाना है। उसकी बातों को सुनकर आर्यन अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, जो हुक्म मैडम जी। वो गाड़ी को काफ़ी फास्ट चला रहा था, जिससे वानी बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। इस वक्त वो पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी, और आर्यन की स्पीड को देखते हुए वो ज़ोर से आर्यन की तरफ घूरते हुए कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और एक मिनट रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आर्यन ने काफ़ी तेज़ ब्रेक मारा था, जिससे वानी जो कि काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ उचकने तो वाली थी, लेकिन तब तक आर्यन ने अपने हाथ को लगा दिया था उसके ठीक चेस्ट पर, ताकि वो जाकर के डैशबोर्ड से ना लड़े। लेकिन जिस तरह से उसने हाथ को वानी ने अपने चेस्ट पर महसूस किया था, वो उसके हाथ को काफ़ी झटके से अपने आप से दूर करते हुए कहती है, तुम गलत फ़ायदा उठा रहे हो मेरा। मिश्रिका, ये बात तुम अपने पापा को ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी बात तो मेरे पापा जी मानते नहीं हैं। ये बहुत ही घटिया लड़का है। तुम धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, मुझे इतनी भी भूख नहीं लगी है, शैतान नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, राक्षस कहीं का। आर्यन ने अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल ला दी थी, और बस वो उसके ठीक घर के सामने आकर के गाड़ी रोकता है, जहाँ तुरंत ही वानी नीचे की तरफ भागती है और जल्दी से आकर के किचन में उस बॉली बैग को रखते हुए कहती है, अब तो तुम इतने बुरी तरीके से, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारी जो हालत करने वाली हो ना मैं, मिस्टर आर्यन सिंघानिया। जब भी वानी का मूड खराब होता था, उसका खाना हमेशा छूट जाया करता था, और आज भी वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। भूख तो वैसे भी उसे बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि आज उसने लंच में भी कुछ भी नहीं खाया था। और इस वक्त सारे लोग जो कि डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठ कर के खाना खा रहे थे, लेकिन वानी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, जिससे सुनीता जी जो कि अभी मिश्रिका को बोलने वाली तो होती हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कहती हैं, आर्यन ज़रा तुम जा कर के देखो ना, कहाँ रह गई वानी। आर्यन अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, मैं जाकर चेक करता हूँ, आप लोग खाना कंटिन्यू करिए, परेशान मत होइएगा। वो बिना नॉक किए दरवाजे को खोल करके अंदर की तरफ पहुंचा था, और वो धीरे से कहता है, वानी। वानी इस वक्त अपने बाथरूम से बाहर की तरफ आ रही थी, और बिल्कुल बेझिझक होकर के, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो कमरे में बिल्कुल अकेली है, उसके कमरे में कोई भी नहीं जाता था एक्सेप्ट मिश्रिका। वो अपने प्यारे प्यारे बालों को लहराते हुए, उसे टॉवल से सुखाते हुए आराम से बाहर की तरफ निकल रही थी, और इस वक्त उसने सिर्फ अपने बदन पर टॉवल ही रैप कर रखा था। अभी वो शीशे के सामने जैसे ही जाकर की खड़ी हुई थी अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने के लिए, वो जैसे ही सामने की तरफ देखती, यानी कि शीशे की तरफ, उसके ठीक पीछे उसे कोई नजर आया था। जैसे ही वानी ने शीशे पर देखा था, और वो एकदम से पीछे मुड़ते हुए कहती है, तुम इतने घटिया हो कि तुम मुझे इस तरह से तब से देख रहे हो। आर्यन ने इस वक्त अपने चेहरे को पहले ही घुमा कर रखा हुआ था, यानी कि वो वानी को नहीं देखा था इस हालत में, लेकिन वानी कहाँ किसी की सुनने वाली थी।
अभी आर्यन कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाता उससे पहले वानी, जो कि उसके खुद सामने जा करके उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी कुत्ते कहीं के। तुम ना मुझे पहले दिन से ही ऐसे लग रहे थे, जर्क। यू नो व्हाट, यू आर जस्ट अ परवर्ट। अकल के दुश्मन हो तुम, एक नंबर के बेशरम, बेगैरत और बहुत ही ज़्यादा फालतू इंसान हो तुम। पहले मुझे डांट सुनवाते हो और फिर मुझे इस तरह ताड़ने आ जाते हो। बेशरम हो क्या एक नंबर के, इधर देखो मेरी तरफ। आर्यन ने जैसे उसकी तरफ देखा था, वानी उसको फिर से काफ़ी गुस्से में कहती है, मुझे इस तरह तभी से देख रहे थे ना? हाँ, तुम ना निकलो अभी के अभी यहाँ से, अभी के अभी निकलो। तभी आर्यन जो एकदम से अपने इमोशन को कंट्रोल तो करा था, लेकिन अब उससे ज़्यादा उसका एग्रेशन उसके कंट्रोल में आ नहीं पाता और वो उसको उसके कंधे पकड़ करके रोकते हुए कहता है, स्टॉप इट। पहले तो मेरा कॉलर मत पकड़ो, मुझे गुस्सा आ जाता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, तुम मुझे खुद बार बार अपनी तरफ देखने के लिए बोल रही हो। क्यों? बहुत परफेक्ट फिगर है तुम्हारी, क्यों देखो मैं तुम्हारी तरफ? और मुझे भी लड़कियों को टॉवल में देखने का कोई शौक नहीं है। सो जस्ट गो एंड वियर समथिंग और नीचे आ जाओ खाना खाने के लिए। अरे जाते जाते रुक करके कहता है, तुम मत आओ, भाड़ में जाओ, मुझे क्या। पागल कहेंगे, पूरा स्क्रू ढीला है इस लड़की का। शाम का वक्त, इस वक्त आर्यन काफ़ी ज़्यादा परेशान था और जब से वानी ने उससे इस तरह बात की थी वो तब से अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। लगभग इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे और वो इस वक्त किसी से लैपटॉप पर बात करते हुए थोड़ा परेशान था। उसकी मॉम और उसके डैड जो कि वीडियो कॉल पर उससे बात कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। उसकी मॉम जो उससे कहती हैं, व्हाट द हेल इज़ दिस बेटा, तुम्हारे पास इतना बड़ा मेंशन था एंड यू जस्ट लेफ्ट इट। क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा, और क्या चाहते हो हमसे? तभी उसके डैड जो बीच में आते हुए कहते हैं, हमें बेइज्जत कराने के अलावा और चाहेगा क्या ये? पहले हमारे शहर को छोड़ करके ये बोला कि हमें लंदन जाना है, वी एक्सेप्टेड इट, एंड देन आफ्टर तुम इंडिया के एक छोटे से शहर में क्या कर रहे हो? कैन आई जस्ट नो अबाउट इट? तुम्हारी हर जिद को तुम्हारी मॉम की वजह से मैं पूरा कर देता हूँ, बट इट डजंट मीन कि दिस इज़ ओके। नो, मेरा भी एक हक बनता है कुछ जाने का, तुम्हारा पा हूँ मैं। ये सुन करके आर्यन जो एक तीखी स्माइल पास करते हुए कहता है, पा? रियली? अच्छा, अगर आप लोग मेरे मॉम डैड हैं और इतनी ही केयर करते हैं मेरी, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा हाथ कौन से क्लास में टूटा था फर्स्ट टाइम? ये सुन करके इस वक्त सेलिना जो कि एकदम से शांत रह गई। ये सुन करके तारा जी एकदम से शांत रह गई थी और साथ ही उनके हस्बैंड भी। आर्यन जो आगे पूछता है, अच्छा ठीक है, आप लोग को इतना तो नहीं पता होगा, लेकिन ये तो पता होगा ना कि मेरा फेवरेट फूड क्या है, मुझे खाना क्या पसंद है, मुझे कहाँ रहना पसंद है, मुझे कैसे लोग पसंद है, मुझे किस तरह जीना पसंद है। कुछ भी पता है आप लोगों को? आप लोग की बिजनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप लोग के फेम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए मैं भी हूँ। मैटर भी करता हूँ मैं आप लोगों के लिए, मैटर भी करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। बचपन से मुझे नैनी के हवाले छोड़ दिया, और पता है, बचपन से मुझे नैनी के हवाले छोड़ दिया। और आपको पता है मॉम, मुझे आपको मॉम कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं राधिका माँ को राधिका माँ बुलाता हूँ। मुझे आपको मॉम कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैं राधिका जी के, मुझे आपको मॉम बुलाने से ज़्यादा राधिका दी को माँ बुलाने में लगता है। एंड यू नो व्हाट, सरप्राइजिंगली मुझे आपको माँ बुलाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि भले ही आप बायोलॉजिकली मेरी मॉम हैं, बट मुझे पाला मेरी राधिका माँ ने है। और अब तो आप लोग की लाइफ से बहुत दूर हूँ मैं, ना कोई मिस कर रहा हूँ, ना कुछ आप लोग को परेशान कर रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम है? हाँ, प्रॉब्लम तो होगी वैसे, मेरी तरफ से आप लोग का इनकम जो बंद हो गया है, फ्री के एडवर्टीजमेंट्स बंद हो गए होंगे आप लोगों के। मेरे बैंड को पॉपुलर कराने का सबसे बड़ा रीज़न तो यही था ना, क्योंकि इसमें आप लोगों का फ़ायदा था। शेयर मार्केट में आप लोग की ग्रोथ रुक गई है। वैसे रीज़न क्या था मुझे कॉल करने का? क्योंकि काफ़ी वक्त हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, आप लोग का फ़ोन तो मुझे कभी नहीं आया। तभी उनके डैड जो आकर के सामने उनके माँ के ठीक बगल में बैठते हुए कहते हैं, आयुष्मान सिंघानिया के बेटे हो तुम, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा हमें, और ये जो तुम्हारी लाइफस्टाइल है ना बेटा, हमारी वजह से ही है। ये सुनकर के आर्यन जो हंसते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है, तो इस लाइफस्टाइल को आप अपनी पॉकेट में रखिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं पेइंग गेस्ट बन करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन आप लोग के साथ उस फेम के साथ जीना नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आप लोग के साथ उस 5 स्टार जेल में जीना नहीं आएगा मुझे। लेकिन आप लोग के साथ उस 5 स्टार होटल जैसी ज़िंदगी, जो कि मेरे लिए जेल से कम नहीं है, मैं नहीं जी पाऊँगा डैड। बेहतर होगा कि आप लोग मुझे भूल ही जाइए,
ये सुन करके तारा जो कि अपने बेटे को समझाते हुए कहती हैं, तुम जो कहोगे हम करेंगे। तुम्हें नहीं चाहिए फेम, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये सुनते ही आयुष्मान जो कि तारा को रोकते तो हैं, लेकिन तारा अपना हाथ दिखाते हुए कहती हैं, बस करिए, उसकी कोई गलती नहीं है इसमें, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं हमेशा से कहती थी कि उसे नहीं पसंद है ये सब कुछ, क्यों उसे बिजनेस माइंडसेट बना रहे हैं जब जब उसका मन है ही नहीं इन सब चीज़ों में। तो तुम जो कहोगे हम करेंगे बेटा, बस प्लीज़ अपने मेंशन तो वापस आ जाओ, कम से कम अपने घर में तो रहो। वहाँ पर आर्यन जो हंसते हुए कहता है, वहाँ पर हर जगह कैमरा है और आप लोग मुझे हर वक्त देख पाते हैं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, है ना? और यहाँ पर आप लोग को वो फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही होंगी शायद, इसी वजह से, कहीं इसी वजह से तो आप लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया। कि आर्यन क्या कर रहा होगा, वो कैसे जी रहा होगा, हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गया आर्यन? वो आर्यन सिंघानिया है, आयुष्मान सिंघानिया और तारा सिंघानिया का बेटा है, उसे तो हमारे कंट्रोल में ही रहना पड़ेगा, है ना? थक चुका हूँ मैं आप लोगों के प्यार मोहब्बत और आप लोगों के केयर से। प्लीज़ कुछ दिनों के लिए तो मुझे बख्श दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, ठीक होते ही वापस आ जाऊँगा आप लोगों के पास, फिर जितना यूज़ करना होगा करिएगा, क्योंकि औलाद तो आप लोगों ने इसलिए पैदा किया, मुझे यूज़ करने के लिए अपने बिजनेस में। सही कहा है किसी ने, बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस के बारे में ही सोच सकते हैं, इमोशन नाम की चीज़ नहीं होती है, और मैं आप लोगों से कोई इमोशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट। तारा जी जो कि आर्यन को रोकते हुए कहती है, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, फ़ोन मत कट करना प्लीज़, फ़ोन मत कट करना प्लीज़। अभी तारा जी आगे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से दरवाज़ा खुल गया था और वानी जो कि अपने हाथों में 2 मग कॉफ़ी लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, अरे मैं कब से नॉक कर रही थी पैर से, फिर उसके बाद से इतना देर चिल्ला भी रही थी, तुम होगी सुन ही नहीं रहे थे। हाँ ही नो कि मैंने उस वक्त ज़्यादा बोल दिया और तुमने नहीं देखा होगा मुझे, पर फिर भी मुझे तो गुस्सा। अभी वो जाकर के लैपटॉप के ठीक सामने खड़ी हो गई थी और कैमरा में अब वो भी दिख रही थी। जैसे आर्यन ने उसे नोटिस किया था, वो झट से उसे कैमरे से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इशारा समझ नहीं पाती। तभी तारा जी हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारा नाम वानी है बेटा? वो एकदम से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, आप इनके क्या लगते? जैसे ही तारा जी ने ये सुना था, वो आर्यन से कहती हैं, तुम साइड हटो बेटा, मुझे बात करने दो। कितनी प्यारी बच्ची है, तुम इसे क्या रह रहे हो आर्यन? वानी जो कि अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, जी आंटी, हम क्लासमेट्स हैं और आपके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, तो इन महाशय को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरे पापा ना पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी हैं, तो बस कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद चला जाएगा ये वापस, है ना आर्यन? आर्यन जो अभी तक तो अपने पेट के बल लेटा हुआ था, लेकिन अब वो ठीक से बैठते हुए उसके बगल में देखते हुए कहता है, मैडम इधर बैठिए। वानी के बगल में बैठते हुए कहता है, एक बात बताओ, तुम्हें मुझे भगाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? वानी जो कि हंसते हुए कहती है, हाँ, मैंने कब ऐसा कहा, मैं तो बस ये कह रही थी कि मतलब तुम खुद बोले थे ना कि तुम चले जाओगे, तो मैं तो बस वही बोल रही थी। आर्यन जो अपने चेहरे को ना मिलाकर उसके थोड़ा क्लोज आते हुए कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मैं कभी नहीं जाऊँगा तो हमेशा साथ रहोगे मेरे? जैसे आर्यन ने लैपटॉप के सामने ये पूछा था वानी से, वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसके हाथ में गरम गरम कॉफ़ी थमाते हुए कहती है, तुम जाकर कॉफ़ी पियो, और तुम्हारे साथ अगर ज़िंदगी भर रही ना तो आधी ज़िंदगी हो जाएगी मेरी, या फिर उससे पहले मैं टैं बोल जाऊँ। आर्यन हंसते हुए बेड से खड़े होते हुए कहता है, तब तो मैं पक्का यहीं पर रहने वाला हूँ, ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ। अब वानी को पूरी प्राइवेसी मिल चुकी थी और वो तारा जी के सामने आकर के बैठते हुए कहती है, आप कितनी स्वीट हैं आंटी, नमस्ते। अब मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये आपका ही बेटा है, आप कितने प्यार से बात करती हैं। तारा जी स्माइल करते हुए कहती है, अभी तो हमारी ज़्यादा बात भी नहीं हुई और तुम अभी से मेरी तारीफ़ करना शुरू कर दी, क्या बात है? और आर्यन अच्छे से बात नहीं करता क्या तुमसे? वानी जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, आंटी पूछिए मत, ये तो इतना अच्छे से मुझसे बात करता है कि बस जहर ही लगता है मुझे। तारा जी ने उसकी आखिरी की बात को सुन नहीं पाया था और वो अपना कान हल्का सा आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाँ क्या कहा बेटा? वानी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, अब आप बताइए आप कैसी हैं और कहाँ रहती हैं आप? तभी आयुष्मान जी जो कि कैमरे के पास आते हुए कहते हैं, हेलो बेटा, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बस इतना समझ लीजिए कि
आर्यन को हम कुछ दिनों के लिए आपके हाथों सौंप रहे हैं। आप ज़रा ख्याल रखिएगा उसका, और अगर कोई बदमाशी करता है ना तो उसे अच्छे से डांटिएगा, क्योंकि अब हम तो उसके साथ हैं नहीं। तो हम चाहेंगे कि तभी वानी जो इस तरह से खुद को अथॉरिटी पाता हुआ देखकर हंसते हुए कहती है, अंकल आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर इसने कोई भी बदमाशी की ना एक खींच के रैप्टा मारूंगी इसके मुंह पर, है ना आर्यन संघानिया। आर्यन पीछे से आराम से काउच पर बैठते हुए कहता है, फ़ोन कटने तो फिर बताता हूँ, बहुत झांसी की रानी बन रही हो ना। लगभग इसी तरह से वो आधे से 1 घंटे बाद की थी, और आर्यन जो कि पक चुका था, जिससे वो अपनी बालकनी साइड एरिया में आकर के खड़ा हो गया था। फाइनली फ़ोन जैसे ही कटा था, आर्यन अंदर आते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो रही हो? मेरे मॉम डैड है, तुम्हारे सास ससुर नहीं, वो मेरे मॉम डैड है, तुम्हारे इन लॉज नहीं है। वानी जो इस बात पर कुछ समझ नहीं पाती और अपनी मॉम से कोड़ते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि वो मेरे इन लॉज है, और इन लॉज से इतने प्यार से कौन बात करता है? मैं तो उन्हें आंटी अंकल पे ना चुकी हूँ अपना, और उन्होंने तो मुझे यह हक भी दिया है कि तुम्हें सुधार कर रखूं, और तुम अगर ज़्यादा नाटक करो ना तो तुम्हें मार भी दूँ। आर्यन जो से हंसते हुए पूछता है, तुम मेरे गाल तक पहुंच पाओगी जो मुझे मारोगी, छोटी लड़की। वानी आकर के सोफ़ा पर खड़े होते हुए कहती है, तो मैं सोफ़ा पर खड़े होकर के तुम्हें मारूंगी, पर मैं तुम्हें मारूंगी तो बहुत, क्योंकि तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। आर्यन जो लैपटॉप को बंद करते हुए साइड में रखते हुए कहता है, तुम्हें टॉवल में देख ही लेना चाहिए था, खामखा शरीफ बनने लगा मैं। वानी भी आकर के बेड पर उसके बगल में बैठते हुए कहती है, छी चीप कहीं के। अभी तक तो आर्यन अपने पेट के बल लेटा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था, लेकिन वानी के बगल में आने से वो भी अपने करवट को बदलते हुए अपने एल्बो से अपने सर का टेक लगाते हुए कहता है, अपने एल्बो के थ्रू अपने हाथों का टेक लगा कर के वानी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे इस बात का ख्याल तो तुम्हें रखना चाहिए ना कि एक लड़का रह रहा है, वो भी इतना जवान हैंडसम लड़का, अपने रूम को बंद करके नहाया करो। वो तो मैं शरीफ हूँ, वरना मैं बाथरूम में भी घुस सकता था। अब वानी भी थोड़ा सीरियस हो गई थी, और वो थोड़े सीरियस टोन में कहती है, तुम बहुत बदतमीज़ हो आर्यन, तुम्हारे कमरे में आने नहीं चाहिए था, छी। सारे बच्चे असेंबली से क्लास में जाने वाले होते हैं। सारे बच्चे एक एक करके जा तो रहे थे, लेकिन तभी आर्यन को किसी ने रोक लिया था कुछ सवाल करने के लिए। ये क्लास 10 के 2 बच्चे थे, जिसका नाम अमित और दूसरे का नाम शुभम था। वो इस वक्त अपने हाथ में बुक लिए हुए थे और आर्यन से कुछ सवाल करना शुरू कर दिए थे। शायद ये किसी की प्लानिंग थी। पीछे से दीक्षा जो कैविंग करते हुए अपना थंब अप कर दी थी, जैसे वो उसे कुछ इशारा कर रही हो। और यहाँ क्लास के अंदर वानी जो कि गेट के पीछे छुप करके कुछ और ही प्लानिंग कर रही थी। वो फाइनली अब टेबल पर चढ़ते हुए दरवाजे के पीछे से ऊपर आते हुए कहती है, सुनो, मैं दिखाई तो नहीं दे रही हूँ ना, और अगर वो आएगा तो मुझे बता देना। नेहा उसे कहती है, ये क्या नया नाटक है यार, और तुझे क्या लगता है कि ये करके तू बहुत बड़ी सिग्मा बन जाएगी? वानी अपने चेहरे को हंसते हुए नाम मिलाकर कहती है, नहीं, पर मुझे मज़ा आएगा जब मैं उसका सिग्मा फेल करूँगी तो। बहुत ही अकड़ू बनता है ना, आने दो, आज मज़ा आएगा। और फाइनली अब अमित को इशारा मिल गया था कि अब वो नाटक बंद कर सकता है, जिसे वो अपनी बुक बंद करते हुए कहता है, आ गया समझ में भैया, थैंक यू सो मच। आर्यन मुस्कुरा करके अपने सर को हाँ मिलाते हुए उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहता है, इट्स ओके, कुछ और भी क्वेश्चन करना हो तो आ सकते हो क्लास में। वो जैसे ही बोल करके अपने क्लास की तरफ जा रहा था, दीक्षा दौड़ कर आते हुए कहती है, आ रहा है, तैयार हो जाओ सबके सब एकदम से सस्पेंस में थे कि आखिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और बम कितने ज़ोर से ब्लास्ट होगा। फाइनली अब जैसे ही आर्यन ने अपने पहले कदम को आगे की तरफ रखा था, नेहा जो अपने ज़ोर से गले को अपने हाथ से रब करते हुए खांसना शुरू कर दी थी, जैसे कि वो वानी को कुछ इशारा कर रही हो। वानी जो कि अपने बॉली बॉय को जल्दी से खोलती है, लेकिन फिर उसे यह नहीं समझ में आया था कि वो क्या कर रही है, और अभी नेहा कुछ बोल पाती है, लेकिन तब तक वानी ने पूरे पॉली बैग को अब दूसरी तरफ उड़ेल दिया था दरवाजे के पीछे से। ये काम करने के बाद जैसे ही वानी को आवाज़ सुनाई दी थी, वो एकदम से कांप गई थी और दरवाजे के पीछे ही टेबल पर बैठ करके छुप जाती है कि कहीं उसे वो शख्स देख ना ले। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र सर थे, जो कि इस वक्त अंदर की तरफ आ रहे थे काफ़ी गुस्से में, और इस तरह से पूरे चौक के पाउडर के अपने ऊपर गिरता पाकर के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये कौन कर रहा है? वैसे तो आगे आर्यन ही आ रहा था, लेकिन जैसे उसने पन्नी की आवाज़ और आसपास पूरे क्लास का माहौल देखा था, वो अपने स्टेप को पीछे की तरफ ले लिया था और नरेंद्र सर को अंदर की तरफ जाने का इशारा कर दिया था। और अभी वो उनके पीछे पीछे आता, जिससे थोड़े बहुत चौक के पाउडर उसके बालों पर गिर गए थे, लेकिन फिर उसे हल्का सा अपने हैंकरचीफ से झाड़ लेता है। और तभी वो अंदर आते हुए कहता है, सो
ये क्या हुआ सर? किसने किया ये? तभी नरेंद्र सर जो कि अपनी आंखों को पोंछते हुए कहते हैं, पता नहीं कौन है ये बदतमीज, सामने आओ मेरे। वानी जो कि एकदम से कांपना शुरू कर दी थी। तभी आर्यन जो बोर्ड के पास आकर के खड़ा हो जाता है, जहां से उसको प्रॉपरली दिख रहा था कि इस वक्त वानी जो कि दरवाजे के पीछे छुप करके टेबल पर बैठे हुए कांप रही है। और जैसे भी आर्यन उसको देखा कि कुछ बोलने वाला होता है, वानी जो कि अपने हाथों को जोड़ करके उससे कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी कि आर्यन कुछ भी ना बोले और प्लीज़ उसे बचा ले। आर्यन जो नरेंद्र सर से कहता है, सर वो तो पता चल ही जाएगा कैमरे में कि किसने किया है, आप परेशान मत होइए, तब तक आप जाकर के फेस वॉश कर लीजिए। काफ़ी सारे बच्चे जो कि अपने मुंह को जैसे तैसे करके दबाए हुए थे। नरेंद्र सर का सारा गुस्सा जो कि अब और ज़्यादा तनतना चुका था और वो सबको वार्न करते हुए कहते हैं, जिसने भी ये किया है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको, आ रहा हूँ मैं थोड़ी देर में। और वो अब स्टाफ रूम में जा चुके थे। तभी आर्यन जो आकर के टेबल को इतने ज़ोर से हिलाता है जिससे वानी एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके खड़े होते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, हटो, मुझे उतरना है। लेकिन आर्यन ने अब उसको एक तरफ से घेर दिया था और बाकी 3 तरफ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ दरवाज़ा था और 2 तरफ वॉल। अब आर्यन जो कि उसके सामने आकर के खड़ा था और अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, क्या करने वाली थी मेरे साथ? वानी जो कि अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, कुछ नहीं महान प्राणी, हटो यहाँ से। लेकिन आर्यन जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं हटने वाला, सर को आने दो, मैं बताता हूँ सर को कि तुम सब मिल करके क्या करने वाले थे उनके साथ। और इसकी मास्टर प्लानिंग आपने की थी, है ना मिस वानी? तभी मैं सोचूं कि तुम सुबह से इतना खुश क्यों हो और इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो स्कूल जाने के लिए। वानी जो धीरे से पूछती है, एक बात बताओ, तुम आते आते क्यों रुक गए? तुम्हें आना चाहिए था ना। खामखा मुझे नरेंद्र सर से बहुत डांट पड़ेगी, अब मेरा क्या होगा? आर्यन हल्का सा उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? जब तुम रात में नीचे घर 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 कर रही थी ना, मैं नीचे गया था किचन में पानी लेने के लिए और फिर मुझे मिक्सर के आसपास बहुत सारे पाउडर्स नज़र आए थे। तभी समझ गया था कि तुम्हारे दिमाग में कौन सा खुराफात चल रहा है। चलो अब नीचे उतरो। आर्यन ने गुस्से में टेबल को एक और बार अपने पैरों से मार दिया था, जिससे वानी एकदम से हिल गई थी अपनी जगह पर ही और वो काफ़ी ज़ोर से भी चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिर पाती उससे पहले आर्यन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और वो उसके जाकर की बाहों में ज़ोर से लिपटते हुए गिरी थी और अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लेती है। लेकिन फिर वो जब देखती है कि उसे तो चोट लगी नहीं, जिससे उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला था और इस तरह से आर्यन की गोद में खुद को देख करके वो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। उसके इतना बोलने पर ही आर्यन ने तुरंत ही अपने दोनों हाथों को उसके बैक से हटा दिया था, जिससे वानी अब उसके गले को पकड़ करके लटक चुकी थी और डिसबैलेंस होकर के वो ज़मीन पर धड़ाम से गिरी थी और आर्यन को चिढ़ते हुए देखकर कहती है, तुम हमेशा मुझे गिरा क्यों देते हो? उसकी तरफ घूरते हुए आर्यन हल्का सा झुकते हुए कहता है, तुम्हें तो कहा था छोड़ो, छोड़ दिया। ओ बदमाश। वो जल्दी से जाकर के अब अपने बेंच पर बैठ चुकी थी और अगल बगल देखते हुए सबको शांत करते हुए कहती है, किसी ने भी अगर बताया ना कि ये सारा कांड मैंने किया तो जान लेना अच्छा नहीं होगा, प्लीज़। दीक्षा जो छुपते हुए कहती है, ये हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी दीक्षा जो कि वानी को वार्न करते हुए कहती है, ये सुनो, मेरा नाम भी मत लेना जी, मैंने कुछ किया हुआ नहीं है, वानी ने बोला था इसलिए मैंने किया है, प्लीज। अनोनिका जो कि उसका सर नीचे करते हुए कहती है, अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, वैसे भी हम क्लासमेट्स हैं और हम लोगों को एक दूसरे को बचाना चाहिए। लेकिन वानी को वाकई बहुत डर लग रहा था क्योंकि नरेंद्र सर का पनिशमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था और इस बार तो उन्हीं के साथ इतना गंदा वाला मजाक हुआ था। वानी जो बार बार अपने सर पर अपना हाथ चलाते हुए कहती है, क्या होगा अब मेरा, क्या होगा अब मेरा? आर्यन जो हल्का सा उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, वही होगा जो तुम्हारे साथ होना चाहिए, और पंगा लो मुझसे, मेरे साथ बुरा करोगी ना तो हमेशा खुद ही फंसोगी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीते उन दोनों के नोक झोंक जो कि हर वक्त चालू रहते थे, वो चाहे फिर स्कूल हो या फिर उसका घर। और फाइनली एनुअल फंक्शन भी आ जाता है। आज स्कूल जो कि पूरा भरा पूरा लग रहा था क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग जो कि तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। प्रॉपरली हर जगह को खूबसूरती से सजा रहे थे क्योंकि आज कोई बहुत ही अहम चीफ गेस्ट आने वाले थे जिसके बारे में अभी तक बच्चों को नहीं बताया गया था। उनके पेरेंट्स तक कार्ड तो पहुँचाया गया था लेकिन चीफ गेस्ट का नाम एज अ मिस्ट्री रखा गया था। आज वक्त का पता ही नहीं चल रहा था, सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। वहीं इस वक्त कुछ लड़कियां जो कि अपने अपने रूम में तैयार हो रही थी, जो भी उन लोग का क्लास था सारे के सारे बच्चे उसी रूम में तैयार हो रहे थे और यहाँ पर सारे कैमरास को भी ऑफ कर दिया गया था। लगभग इसी तरह से शाम का वक्त हो जाता है
और वहीं वानी जो कि लहंगे को साड़ी की तरह पहने हुए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, क्योंकि उसका फर्स्ट सॉन्ग सोलो था और वो परसों रे सॉन्ग पर डांस करने वाली थी, वो भी बिल्कुल अकेले स्टेज पर। अब धीरे धीरे अनाउंसमेंट वगैरह शुरू हो गई थी और सारे लोग जो कि अब धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल रहे थे। प्रोग्राम वाले बच्चे को अभी अंदर ही रहने के लिए कहा गया था ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। और अब एक वेलकम सॉन्ग के साथ चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए अब लड़कियां जो कि स्टेज पर आ चुकी थी और फाइनली चीफ गेस्ट की भी एंट्री हो जाती है। उन्हीं के नाम के साथ अनाउंसमेंट किया जाता है और जैसे ये नाम आर्यन को सुनाई दिया था वो थोड़ा चौंक गया था। उसे समझ नहीं आया था कि उसने क्या सुन लिया है, लेकिन फिर वो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए कहता है, नो वे, वो यहाँ क्या करेंगे। सारे लड़के जो कि इस वक्त तैयार होकर के लड़कियों को ही घूरे जा रहे थे। तभी सर्वेश जो कि इस वक्त आर एक लड़की को देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा यार, ये छोटी भली है लेकिन काफ़ी सुंदर लगती है नहीं? प्यारी तो लग रही है। ऐसा ही उसके ठीक बगल में एक लड़के ने कहा था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नूतन थी, जो कि इस वक्त उन्हीं लोग के सामने आ रही थी। और तभी सर्वेश जो कि इधर उधर देखते हुए कहता है, यार ये इधर क्यों आ रही है, किससे बात करनी है इसको? ओह गॉड, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया, चप्पल तो नहीं मारेगी ना? बगल में खड़ा प्रणव जो कहता है, शर्म कर ले, छोटी है तेरे से, छोटी बहन जैसे। तभी नूतन जो आते हुए पूछती है, आप लोगों ने आर्यन को आपके क्लास के जो आर्यन है वो उन्हें देखा है क्या? प्रणव जो कि आर्यन के नाम से बहुत चढ़ा करता था और वो ओम से पूछता है, तू बता दे, हम लोग बाहर जा रहे हैं, चल रहे सर्वेश, विशाल आजा, बाहर चलते हैं। ओम जो अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, कहाँ हो सकता है इस वक्त, रुको मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। आर्यन जो आराम से एक कमरे के अंदर कॉर्नर में बैठे अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था, बस यूं ही फालतू में, और कुछ देख करके वो जैसे अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहा हो। तभी उसके फ़ोन पर ओम का कॉल आता है, जिसे रिसीव करते हुए वो थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, अबे क्या है, प्लीज़ बाहर नहीं बुलाना मुझे, बहुत ज़्यादा नॉइस इधर। ओम जो चिढ़ते हुए कहता है, अबे तो हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहता है? अच्छा सुन, वो एक लड़की तुझे ढूंढ रही है, शायद उससे कुछ काम है, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जा, अजीब प्राणी, आ जा। अब फाइनली नूतन के ठीक सामने आर्यन खड़ा था और अपना हाथ फोल्ड करते हुए कहता है, बोलो बेटा। नूतन जो खुद को इस तरह बेटा सुन करके थोड़ा गुस्से में कहती है, मैं बेटा नहीं हूँ आपकी, और अगर आप मुझे बेटा बुलाएंगे तो मैं भी आपको अंकल बुलाऊंगी, समझे? ये सुनकर के आर्यन जो समझ नहीं पाता कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है उससे। नूतन ने बिना किसी वार्निंग के आर्यन का हाथ पकड़ लिया था और उसको खींच करके बेसमेंट की तरफ ले आ रही थी। बेसमेंट में इस वक्त कोई भी नहीं था, जिससे आर्यन जो उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो, नीचे क्या है? नूतन जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ नीचे चलिए ना, बस स्टेयर के पास, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आर्यन समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए वो नीचे आ गया था और अपना कहता है, जल्दी बोलो, और वैसे भी बेसमेंट पे रहना इस वक्त ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। नूतन इस वक्त वॉल से टिकी हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इस वक्त उसने बहुत ही प्यारा सा गाउन पहन रखा था। इस वक्त स्टेज पर आज रैंप वॉक करना था। उसे इस तरह से चुपचाप देखकर कि आर्यन फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, जल्दी बोलो। नूतन जो थोड़ा घबराते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करते हुए कहती है, मुझे ये कहना था कि मुझे आपका डांस बहुत पसंद है। ये सुनकर आर्यन जो हंसते हुए कहता है, तो ये बताने के लिए तुम्हें नीचे लाने की क्या ज़रूरत है, चलो ऊपर आ जाओ। लेकिन तभी नूतन जो आर्यन का हाथ फिर से पकड़ते हुए कहती है, मेरी बुरी बात तो सुनिए ना, आप क्यों भाग रहे हैं, मैं बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, आप सुन भी नहीं पा रहे। नर्वसनेस को नोटिस करते हुए आर्यन जो उससे पूछता है, तुम मुझे क्लियरली बताओगी और बात क्या है? एक मिनट, हाथ सबसे पहले आर्यन अपने हाथ को छुड़ाता है और उससे कहता है, स्टे अवे, और ये तरीका गलत है, ठीक है, दूर रहकर बात करो। एंड यू नो, यहाँ के माइंडसेट अच्छे नहीं है, लोग कुछ गलत समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातों को भी, दैट्स वाई। अब जल्दी बताओ बात क्या है, क्योंकि एक ज़रूरी काम है मुझे ऊपर। और ये सोचते हुए वो किसी का नाम सोच रहा था अपने दिमाग में, लेकिन तभी नूतन ने जो कहा था उससे वो थोड़ी देर के लिए एकदम से ब्लैंक हो गया था। आई लाइक यू, आप मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा, और आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, आपके आसपास रहने में अच्छा लगता है। और तभी नूतन जो कि आर्यन के क्लोज आ पाती, उससे पहले ही आर्यन उसके कंधे को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहता है, हे स्टॉप, क्या बोल रही हो, और तुम बहुत छोटी हो मुझसे। नूतन अपने चेहरे को नाम मिलाती हुई कहती है, इतनी भी छोटी नहीं हो, और आजकल तो एज गैप चलता है ना रिलेशनशिप में,
क्या हम रिलेशनशिप में नहीं आ सकते? मैं पहली बार हिम्मत करके किसी लड़के को अप्रोच कर रही हूँ। आई एम सो स्कैर्ड। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा और इस बारे में किसी को मत बताइएगा प्लीज़। नूतन को देखकर क्यारेंज अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट पॉसिबल, ओके? तुम बच्ची जैसी हो मेरे सामने एंड आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू ना, इस वजह से। और कोई बात नहीं, स्टेज में डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तुम जाओ पर। नूतन जो कि थोड़ा परेशान तो थी, लेकिन तभी आर्यन उसको सांत्वना देते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, इट्स ओके, तुम जाओ। नूतन तो वहाँ से ऊपर की तरफ भाग गई थी, लेकिन तभी आर्यन जो रेलिंग से टिकते हुए कहता है, वाकई इतना हैंडसम हूँ मैं, तो मैडम जी ने अब तक कुछ क्यों नहीं बोला मुझे? चल के उनकी ओपिनियन लेते हैं। आर्यन जो कि ना जाने कौन से मूड में आ चुका था, और अब वो धीरे से दरवाजे को नॉक करता है जहाँ पर सारी लड़कियाँ, स्पेशली 11th क्लास की लड़कियाँ तैयार हो रही थी। दरवाजे को धीरे से इस वक्त प्रभा ने खोला था और बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं, आर्यन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं। आर्यन जो धीरे से कहता है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर किसी से बात करनी है। और एक बात बताओ, अभी लड़कियाँ तैयार नहीं हुई क्या? क्योंकि अभी तो प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इस वक्त प्रभा किसी से खुसर फुसर कर रही थी, जिसे देखते हुए नेहा जो उससे कहती है, दरवाज़ा बंद करो प्रभा, क्या कर रही हो? तभी जोर से एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है, ये चलो चलो चलो, हम लोग का आ गया शायद। अरे देखो नाम लिया जा रहा है, जल्दी चलो, दीक्षा दी, दीक्षा का भी नाम आ गया जी, चलो। दीक्षा जैसे ही दरवाज़ा पूरी तरह से खुली थी, सबको दिख गया था कि ये आर्यन है, जिसे प्रभा धीरे धीरे खुसर फुसर बातें कर रही है। और जैसे ही दीक्षा ने नोटिस किया था, वो प्रभा से कहती है, सॉरी प्रभा, तुम लोग की पर्सनल बातों के बीच आ गई, लेकिन ऐसा कुछ चाहती नहीं थी मैं। और फिर वो आर्यन के सामने आते हुए कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं? आर्यन अपने चेहरे को हाँ मिला करके हल्का सा हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छी। सारे बच्चे जो कि वहाँ से जा चुके थे, यहाँ पर सिर्फ नेहा और वानी बचती हैं। आर्यन जो अंदर आते हुए दरवाजे को अभी बंद तो करने वाला होता है, लेकिन तभी नेहा उसको रोकते हुए कहती है, रुको, मुझे भी बाहर जाना है, मैं भी इस प्रोग्राम में हूँ। ओह, एक तो मेरा पायल नहीं लग रहा है। इस वक्त वानी जो कि अपने कपड़े को संभालने में लगी हुई थी और साथ ही अपने टचअप को करने में। तभी आर्यन जो उसकी तरफ एक बार देखता है और फिर नेहा के सामने हल्का सा झुकते हुए कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं हेल्प कर दूँ? ये उसने बोला तो नेहा से था, लेकिन उसकी नज़र बार बार वानी पर जा रही थी कि वानी का क्या रिएक्शन होने वाला है। इस वक्त नेहा के पैरों पर पायल पहना करके आर्यन ने वाकई वानी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हो क्या रहा है। वैसे तो नेहा ने खुद ही अपने हाथों से पायल को अच्छे तरह से एडजस्ट किया था, लेकिन आर्यन ने बस हल्का सा हाथ लगाया था, वो भी वानी को दिखाने के लिए। अब नेहा तो वहाँ से बाहर की तरफ भाग चुकी थी और साथ ही वानी से गुड लक भी ले ली थी, लेकिन इस वक्त वानी के मुंह पर साफ दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा नाराज़ है। अभी वो भी बाहर की तरफ जा पाती, तभी आर्यन उसको रोकते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम इस वाले डांस में नहीं हो, तो बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही वानी का हाथ इतने हक से आर्यन ने पकड़ा था, वो जोर से अपना हाथ पीछे करते हुए कहती है, तुम जाओ सबके पायल और कमरबंद ठीक करो, मुझसे क्या बात करनी है? आर्यन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। कभी मुझे कहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, और जब किसी और के करीब जाता हूँ तो प्रॉब्लम भी होती है तुम्हें। वानी नाराज़ होते हुए कहती है, कभी तुम प्रभा के करीब जाते हो, कभी नेहा के। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम चाहते क्या हो, कितनी लड़कियों को एक साथ फ्लर्ट करने का इरादा है तुम्हारा? आर्यन जो उसकी गाल को खींचते हुए कहता है, तुम्हें छोड़ करके सबको फ्लर्ट कर लो, तुम्हारी जैसी बोरिंग लड़की पसंद नहीं है मुझे। ना जाने क्यों वानी आज जितना भी सज रही थी, बार बार उसे लग रहा था कि आर्यन उसे एक दफ़ा तो देख ही रहे, लेकिन फिर वो अपने मन को बहलाते हुए कहती है, नहीं, वैसे भी डांस तो उसी के साथ करना है, देख तो वो लेगा ही मुझे। जहाँ दिन भर उसके दिमाग में ये सारी फीलिंग्स चल रही थी, आर्यन ने उसे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया था, और न जाने क्यों उसकी आंखें एकदम से भर आती हैं। वो आर्यन का हाथ अपनी गालों से हटाते हुए कहती है, तो फिर ठीक है ना, इतनी बुरी हो तो दूर रहा करो मुझसे। वानी अभी दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ निकल पाती, तभी पीछे से आर्यन जो थोड़ा तेज़ आवाज़ में पूछता है, बुरा लगता है ना जब मैं किसी के करीब जाता हूँ तो? झूठी जल कुकड़ी। वानी पीछे मुड़ते हुए कहती है, सोचना भी मत, तुम किसी के भी करीब जाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझे? आर्यन उसे चैलेंज करते हुए कहता है, ठीक है फिर देखते हैं।